अरशद खान चाय वाला 2016 में मेरी पिक्चर वायरल हुई थी। This is a ridiculous ask. I'm not going to waste my time. I've invested in a lot of companies. I haven't seen such a stupid ask. I'm sorry. I'm out. हमारा जी 5% एक्टिविटी के गेन्स जो है 10 मिलियन है 1 CR। मेरा आस्क है 20 लाख रुपए 10% इक्विटी एंड दिस इज द रिजल्ट। जबरदस्त। हमारी आज आस्क है आप लोगों से 1 करोड़ रुपए की अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हम 5 लोगों का और अपना टाइम ज़ाया कर दिया। We are now seeking an investment of PKR 250 million for 5% equity. Let's do it. Done. चलें जी। थैंक यू। आज की वीडियो में हम शार्क टैंक पाकिस्तान के एपिसोड 2 में जो 5 पिचेस हुई हैं उनको रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि इसमें 5 ज़बरदस्त किस्म की पिचेस हुई, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ आए और उनमें से 3 आउट ऑफ 5 में शार्क्स ने इन्वेस्ट किया और एक ऐसा आइडिया था कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन वो अभी आइडिया फेज़ में था तो इसलिए उसमें शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन हम जाके वो ईच इंडिविजुअल पिच को हम रिव्यू करने वाले हैं। ये शार्क्स जेन्युइनली पाकिस्तान में बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि एक ऐसा आइडिया है जो टोटली पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर है और जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है तो ये सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें सारे एक साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 पिचेस का ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम जाके इंडिविजुअली हर एक पिच को हम इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहली जो पिच आई थी वो थी अरशद चायवाला की। आपको शायद याद हो कोविड से पहले एक पिक्चर वायरल हुई थी। एक फोटोग्राफर ने इस्लामाबाद में एक ढाबे पे काम करने वाले चाय वाले की फ़ोटो निकाली थी जिसकी आंखें ब्लू थी। तो वो पिक्चर काफ़ी वायरल हुई पाकिस्तान इंडिया में और उसके बाद वो लड़का जो किसी और के ढाबे पे काम करता था उसने अपना ब्रांड बनाया, वो मॉडलिंग शुरू की, उसने काफ़ी ज़्यादा गानों में एक्टिंग वगैरह भी की और बहुत ही ज़बरदस्त लगा जब वो शार्क टैंक में आया और अपना आइडिया पिच करने आया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रैंडम खींची हुई फोटोग्राफर की तस्वीर ने एक इंसान की ज़िंदगी को इतना बदला जो किसी के ढाबे पे काम करता था वो अभी 4 से 5 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है। इस एपिसोड में जो दूसरी पिच आई थी वो अर्शी हर्ब्स की आई थी जिसमें एक बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी बयान की गई थी। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी। फाउंडर भी जो था वो काफ़ी एक्साइटेड थी और इनको बाद में जाके इन्वेस्टमेंट मिल गई। तीसरी जो सक्सेसफुल डील हुई जिसमें ऑल शार्क्स ने जाकर पार्टी इस कंपनी को दिया। ये जो कंपनी है वो तकरीबन 90% अपने प्रोडक्ट को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती है और इसमें एक ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने का। ये एक इंक्यूबेशन बनाते हैं जो बच्चों के लिए होता है। अगर कोई बच्चा बीमार होता है आप फौरी तौर पे उसको एक छोटे से इंक्यूबेटर में रख सकते हैं जिसमें वो AI के ज़रिए काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं बच्चे की सिचुएशन के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। पिच भी बहुत ज़बरदस्त थी और इनको भी इन्वेस्टमेंट मिली और इनकी वैल्यूएशन 12 करोड़ रुपीज़ पर हुई। तो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो पिचेस इसमें आई। सबसे पहली जो पिच आई वो थी अरशद चायवाला की। आपको जैसे कि पता है कि एक फोटोग्राफर ने ढाबे पे काम करने वाले लड़के की फ़ोटो निकाली और वो फ़ोटो वायरल हो गई। वो लड़का वहाँ ढाबे से निकला, उसने मॉडलिंग की, उसने काफ़ी ज़्यादा गानों वगैरह में एक्टिंग की और उसके बाद उसको इन्वेस्टर्स ने अप्रोच करना शुरू किया कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। तो 2020 में कोविड में इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। इनिशियली वो नहीं चला, कोविड आ गया, उन्होंने बंद करना पड़ा, लेकिन अक्टूबर के बाद इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और सक्सेसफुली 2-3 ब्रांचेस इन्होंने बना दी। उस टाइम पे इन्होंने इस्लामाबाद में भी ब्रांच बनाई थी लेकिन अभी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी जो ब्रांच है वो एक बालाकोट में और एक सवात में। और इसके अलावा इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज यूके में दी हुई है। वहाँ पर इनकी 2 ब्रांचेस यूके में और एक स्कॉटलैंड में है। तो आप सोचें कि एक ब्रांड जो है इंटरनेशनल ब्रांड हो गया और इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल जो इनकी वैल्यूएशन थी वो ये थी कि इनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए 5% के बिहाफ पर। जी अभी हमारा बालाकोट पे तो फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है और फिर एक सैदू शरीफ में है, सवात में। अभी आपके पास 2 चल रहे हैं। 2 पाकिस्तान में, एक इल्फर्ड लेन में 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है और एक स्लॉ में आ रहा है अभी और एक स्कॉटलैंड में। सॉरी जस्ट एक क्वेश्चन, ये पूरे फ्रेंचाइज पे चल रही हैं यानी सब फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइज फी कितनी है, आप कितने चार्ज करते हो? पाकिस्तान में हमारी 35 लाख रुपीस अपफ्रंट है एंड 5% रॉयल्टी। क्या है? यूके का जो है वो हमारा तकरीबन 150,000 से 200,000 का है। क्या पाउंड?
150,000 वो पूरा pounds। बना के देते हैं फिर ना। तो अभी आपने यूके का मास्टर फ्रेंचाइज बेच दे दिया दिया जी। पूरे यूके का। वो हमने 10 आउटलेट्स +5 बेचे। पिछले महीने की आपकी कितनी सेल थी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, आपको पता होगा? देखिए जो पाउंड वाली है वो तो मैं बता सकता हूँ, वो तो अलग से ही हम रखते हैं उसको। वो पिछले महीने की जो थी वो 38,000 पाउंड। 2020 से अब तक 4 साल में आपका 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। So I would respectfully, exit out of this. बहरहाल इन्होंने अपना मॉडल भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में अगर आपने अरशद चाहवाला की ब्रांच लेनी है तो आपको 35 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और इसके अलावा आपकी मंथली सेल से वो 5% रॉयल्टी लेंगे। लेकिन वो जो 35 लाख आप देंगे उसमें आपको ये पूरा रेस्टोरेंट डिज़ाइन करके देंगे। अगर कुछ लोग इनके रेस्टोरेंट पे गए तो मेरा ख्याल है कि वो इतना 35 लाख रुपए का रेस्टोरेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट भी इनका नहीं है, काफ़ी बेसिक और देसी किस्म का रेस्टोरेंट है, जस्ट ब्रांड नेम के पैसे ले रहे हैं। इसी वजह से इनकी पाकिस्तान में सिर्फ 2 ब्रांचेज़ हैं। खैर पाकिस्तान के बाहर जो इन्होंने फ्रेंचाइज सेल की है वो इनके मुताबिक ये 1.5 लाख पाउंड से 2 लाख पाउंड के दरमियान सेल करते हैं, जिसमें आप 10-12 ब्रांचेस बना सकते हैं। उसमें ऑलरेडी इन्होंने 10 आउटलेट्स बना दिए हैं और $10,000 इन्होंने डाउन पेमेंट लिए ईच आउटलेट की, और इसके अलावा ये 2.5% रॉयल्टी लेते हैं बाहर से। पाकिस्तान में ये 5% लेते हैं। खैर 2 शार्क्स ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया इस पिच में और उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन सा बंदा है और उनकी वायरल स्टोरी भी उनको पता थी और ज़ाहिर है काफ़ी लोगों को उनकी स्टोरी पता है। जो मैं आपको ऑफ़र करूँगा वो है 1 करोड़ रुपये आपने मांगा है, पर मुझे उसके अगेंस्ट क्योंकि काम इतना है और इसमें रिस्क भी है और अभी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके एवज मुझे 24% इक्विटी चाहिए होगा। रबील आपने अच्छी ऑफर दिया है और मुझे लगता है कि मैं भी काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकती है ये चीज़ में। काफ़ी एक्सपीरियंस है मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट्स में और ये रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह। मेरे पास लंदन में एक चेन था, हमारे अपने के कैफ़े चेन। तो इफ़ यू वुड नॉट माइंड आई वुड लव टू जॉइन योर ऑफर। मैं आपको ऑफर करना चाहूँगा सेम 1 करोड़, बट मैं 30% के अगेंस्ट ऑफर करना चाहूँगा। कैपिटल भी एडवाइस करना है। 24 पे जाना है, ठीक है जी। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा तो इनको 2 ऑफर्स हुई। जो पहली ऑफर हुई कि वो 1 करोड़ रुपीज़ एट 24% ऑफर हुई, जिससे इनकी वैल्यू बनती है 4.17 करोड़ पूरी कंपनी की, जिसमें इनको सारा कुछ जो है फ्रेंचाइज बिजनेस सारा कुछ जो है शेयर करना पड़ेगा। और इस डील में 2 शार्क्स थे, राबील वड़ाइच एंड रोमाना डाडा। इसके अलावा एक और शार्क ने इनको डील दी कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये दूंगा और 30% में आपसे इक्विटी लूंगा। बहरहाल इन्होंने काउंटर किया राबील एंड रोमाना को कि हम 1 करोड़ के बदले 20% आपको देंगे। वो लोग नहीं माने और आखिरकार इनकी जो डील है वो 1 करोड़ 24% पर हुई, जिससे इनकी कंपनी की वैल्यू 4.17 करोड़ हो गई। अब आप खुद सोचें कि 10 करोड़ पे इन्होंने वैल्यूएशन करके गए थे और आखिर में इनकी 4.17 करोड़ पर इनकी डील हुई। मैं इस डील को कहूँगा कि यहाँ पर इनकी जो स्किल्स थी नेगोशिएशन वो काफ़ी कमज़ोर स्किल्स थी। मेरा पर्सनली इस पिच के बारे में ये ख्याल है कि ये काफ़ी कमज़ोर पिच थी और इसमें जो नेगोशिएशन का एलिमेंट था वो बिल्कुल भी नहीं था। जो अरशद के साथ इन्वेस्टर उनके आए हुए थे जो 50-50 शेयर कर रहे थे, वो कहते हैं कि हमें 20% हम आपको 1 करोड़ रुपये दे सकते हैं। और फिर जब वो शार्क्स नहीं माने तो वो अरशद से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अरशद जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते, फाइनेंस को नहीं समझते। वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो ब्रांड का फेस है, उसको फाइनेंस का कुछ नहीं पता। जब आप उससे पूछेंगे तो उसने कहा ठीक है आप कर लें। उन्होंने अरशद से ये सवाल किया कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरशद ने कहा कर लो। तो इस एक बात से उनकी कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ से कम होकर 4.12 करोड़ हो गई और उन्होंने 4.12 करोड़ की डील एक्सेप्ट कर ली। यानी कि 1 करोड़ रुपया राबील और रोमाना देंगे फॉर 24%, 12% वो आपस में शेयर कर लेंगे। दूसरी पिच के बारे में बात करते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट पिच थी। अर्शी हर्ब्स एक छोटा सा ई-कॉमर्स का स्टोर था जिसमें जो फाउंडर हैं वो सिंगल मदर हैं। जैकब आबाद से इनका ताल्लुक था। इनको घर से निकाल दिया था क्योंकि इनके यहाँ बच्ची की पैदाइश हो गई थी। तो अभी भी पाकिस्तान में इस किस्म के काम चल रहे हैं। एंड आई होप कि उनके इन लॉज जो हैं वो इस बात को रिग्रेट करेंगे कि एक बेटी पैदा होने पे आपने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। और एंड आई एम श्योर कि उनको काफ़ी अफसोस होगा कि करोड़ों रुपया उनके हाथ से चला गया। जी हाँ, जो अर्शी हर्ब्स हैं और जो को फाउंडर हैं उन्होंने कहा है कि हमें 20 लाख रुपीज़ चाहिए 10% के लिए, और इन्होंने अपनी कंपनी को 2 करोड़ रुपए पे वैल्यू किया। मेरा नाम हिरा लाशारी है, मैं जैकमाबाद से बिलोंग करती हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ आशी हर्ब। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मुझे बेटी पैदा होने पे घर से निकाल दिया गया एंड दिस इज द रिजल्ट। जबरदस्त। मेरा आस्क है 20 लाख रुपए, 10% इक्विटी।
सोशल मीडिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सोशल मीडिया के थ्रू चार दीवारी में अंदर मैं बैठ के घर में अपने जो है फेसबुक से सिर्फ मैं एक लाइव सेशन या कुछ भी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इतने अरसे काम नहीं किया, एंगेजमेंट नहीं की, लेकिन अब मैंने वीडियो लगाई थी टिकटॉक पे और एक महीने में 3.5 मिलियन व्यूज़ उसमें हुए। क्या बात। सबसे पहले हम इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं। जो इनका प्रोडक्ट है वो एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें ये सरसों के तेल में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के हेयर ऑयल या शैम्पू वगैरह बनाती हैं, जिसको ये सेल करती हैं, जिससे ये क्लेम करती हैं कि बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इन्होंने अपनी पिच में अपने बाल दिखाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ये ऐसी प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसका मेडिकली कोई इफेक्ट हो, तो आपको अपने अंदर भी वो चीज़ दिखानी चाहिए। यानी कि उन खातून ने अपने जो बाल दिखाए वो काफ़ी लंबे बाल थे, इसने पिच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और इसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट वगैरह तकसीम किए। तो इन्होंने कहा है कि हमने 500 रुपये से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया और अब हम अच्छी खासी सेल कर रहे हैं, 1 लाख रुपये महीने की सेल कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात और आइडेंटिफाई की कि इन्होंने अपनी सेल्स का मेजर चंक जो है वो फेसबुक लाइव सेशन से जनरेट किया, यानी कि इन्होंने अभी प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं किया अपने प्रोडक्ट को, फिर भी 1 लाख रुपए की सेल मंथली कर रही हैं, विच इज़ अमेजिंग। और मेरे ख्याल में जब ये शार्क्स आएंगे, इनके साथ फैसल शार्क आएँ, वो इनके ब्रांड को बहुत ही आगे लेके जाएंगे। तो जैसे ही इनकी स्टोरी सुनी, फैसल शार्क जो है उन्होंने एकदम इनको ऑफर की, मेरा ऑलरेडी एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ई-कॉमर्स बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको उनके साथ पैचअप करा के आपके प्रोडक्ट को काफ़ी जल्दी सेल कर सकता हूँ। और उन्होंने इनको पूरी वैल्यूएशन पे पैसे दे दिए, यानी कि 20 लाख रुपये 10% पे इनको दे दिया और 2 करोड़ रुपए की इनकी कंपनी की वैल्यू रिटर्न होगी। ये डील जो फैसल ने ऑफ़र की थी इतनी अच्छी थी कि बाकी किसी शार्क ने इसमें अपना ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं समझी और ये डील डन हो गई। मेरा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी पर्सनल केयर में बैक गैलरी के नाम से, तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एज एन इन्वेस्टर। तो वो इसी तरह के प्रोडक्ट्स अक्सर बेचते हैं, तो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ एक, बिकॉज आई थिंक उसके साथ ये पेयरअप हो सकता है। तो मैं आपकी जो एग्जैक्ट ऑफर है 20 लाख 10% इक्विटी के लिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो जी अब बात करते हैं तीसरी पिच की, जो कि एक डिजास्टर साबित हुई इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और इस स्टार्टअप का नाम था पिल बॉक्स फार्मेसी, जो कि डिफरेंट किस्म की फार्मेसीज, ई कॉमर्स और ऑफलाइन ये सारा बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांचेस खोल के इनका ये मॉडल है। इसमें 2 को-फाउंडर और 1 एंजल इन्वेस्टर था। इनकी वैल्यूएशन काफ़ी अपसर्ड किस्म की थी, जिसने शार्क्स को काफ़ी परेशान किया। इन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा फॉर 2% इक्विटी, जिससे इनकी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ रुपीस हो जाती है। ये इतनी अपसर्ड वैल्यूएशन थी कि शार्क्स ने इसमें 1 रुपया लगाने का नहीं सोचा, उन्होंने कोई ऑफर ही नहीं दी और पहले ही बायर हो गए। तो जनाब इनका 2023 में 13 करोड़ का टॉप लाइन था, जिसका मतलब है रेवेन्यू था, और इनका एबिटा जो था वो 4.5% था। हम लेके आए हैं पिलबॉक्स फार्मेसी, विच इज़ अ रिटेल प्लस ऑनलाइन ब्रांड। हमारी आज आस्क है आप लोगों से 1 करोड़ रुपए की अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी। कितने परसेंट? 2%। कितने परसेंट? 2%। ओके। सो हमने जो लास्ट ईयर क्लोज किया है, हमारी टॉप लाइन थी 13 करोड़ रुपए की। और मार्जिन क्या था? मार्जिन हमारा जो एबिटा है दैट इज़ 4.5%। This is a ridiculous ask. I'm not going to waste my time. I've invested in a lot of companies. I haven't seen such a stupid ask. I'm sorry. I'm out. 3 साल बाद की अगर हम लोग बात करें तो वी वुड बी अराउंड कोई 600 मिलियन का हमारा जो है वो टॉप लाइन होगी। सॉरी, मुझे नहीं समझ आया आपके जो प्रोजेक्शंस आप दे रहे हो, ये प्रोजेक्शंस है कॉम्बिनेशन ऑफ ये ऑनलाइन और ये रिटेल स्टोर्स का, सही? तो 3 ही रिटेल स्टोर्स रहेंगे या आपके प्लान में है और उसमें रिटेल स्टोर जो है वो इंक्रीज करेंगे? और कितने रिटेल स्टोर्स पर ये इंक्रीज करेंगे? 50 स्टोर जो है 50 स्टोर्स ये नेक्स्ट ईयर में खोलेंगे आप? नॉट नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन नेक्स्ट 5 इयर्स का जो हमारा प्लान है। 5 इयर्स में 50 स्टोर। आपने घाट घाट का पानी पिया है, हर चीज़ आपको पता होगी कि कितने स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए क्या, तो लेकिन आस्क आपने जो रखी है वो आपको पता था, आज आपको नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हम 5 लोगों का और अपना टाइम ज़ाया कर दिया। इन्होंने कहा था कि अगले 4 साल में 2027 तक हम अपनी कंपनी का 60 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू करेंगे, और इनके पास 2 करोड़ रुपए के एसेट्स से कोई और इसमें खास बात हुई नहीं। तो शार्क्स ने इनको काफ़ी बातें सुनाई और तमाम शार्क्स जो हैं इस बिजनेस प्रपोजल से आउट हो गए, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी एब्सर्ड किस्म की आस्क थी इनकी। अब बात करते हैं 4th पिच की, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव पिच यू विल सी इन दीज लास्ट 10 एपिसोड्स।
इसकी फाउंडर का नाम था डॉक्टर सारा। ये पीएचडी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जेट इंजन बनाने की ये कंपनी है और इनकी कंपनी का नाम है एरो इंजन क्राफ्ट्स। मैं सिंपल अल्फाज में आपको इनकी कंपनी का मकसद समझा देता हूँ। वो ये है कि ये जो हवा में आलूदगी हो रही है ये 50% जहाज़ों की इमिशन से आ रही है। तो ये एक ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जो इंजन के साथ अटैच होके उसकी जो इमिशन है उसको रिड्यूस कर देगा या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा, जिससे जो कार्बन एमिशन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो असल में आप ये कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली इंजन्स बनाना चाह रही हैं। इनकी जो आस थी वो 25 करोड़ फॉर 5% इक्विटी थी, जिससे इनकी वैल्यू जो बनती है वो 5। जानने की ज़रूरत है कि शार्क टैंक में आप आइडियाज़ पिच कर सकते हैं। पिछली एपिसोड में भी एक आइडिया आया था डॉक्टर फ्लॉस का और इसमें भी ये आइडिया है। इसमें कोई प्रोडक्ट इनका भी तैयार नहीं है। तो ये आइडियल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो A320 एयरक्राफ्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं। और जो ये पैसे मांग रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि एक इंजन ये ख़रीद के जहाज़ का ले आएँ, फिर इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाएं। और डॉक्टर सारा के जो वालिद थे वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मिशन को शुरू किया। अब ये इनको कैरी ऑन कर रही हैं। ऑलरेडी इन्होंने कुछ कंपनीज के साथ बातचीत वगैरह की है, मुझे नहीं लगता उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आया हो। बोइंग भी उसमें शामिल है। बहरहाल इनकी जो वैल्यूएशन थी उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपया जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट हमें चाहिए वो ले लेंगे, 10 करोड़ रुपया हम जो साइंटिस्ट हमने हायर करने रिसर्च करनी है उस पर दे देंगे और बाकी 5 करोड़ हमारे ओवरहेड्स होंगे। बहरहाल शार्क्स ने इनको अप्रिशिएट किया कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि अभी इनके पास कोई इंजन बना हुआ नहीं है तो इसकी वजह से कोई शार्क से उनको ऑफर नहीं दे सका। लेकिन शार्क फैसल जो है उन्होंने कहा कि हम आपको कनेक्ट करवा देंगे पॉजिटिव रिसोर्सेज के साथ जो आपको $1-2 मिलियन दे देंगे ताकि आप अपनी रिसर्च कर सकें। बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसा पैसा देती हैं जो जिसमें वो चाहते हैं कि कार्बन एमिशन पर काम हो, जैसे शेल वगैरह होगी। तो यहाँ पर ये पिच ख़त्म हो गई, इनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली लेकिन बहुत अच्छी एडवाइस मिली। और हमें पाकिस्तानियों को पता चला कि पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसा इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जहाज़ों के इंजन बना रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। जो 5वीं पिच थी जो सबसे अमेजिंग पिच थी और जिसमें 5 शार्क ने आकर इन्वेस्टमेंट की वो थी कैंगरू केयर AI। ये एक इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर होता है जिसमें बच्चे को आप रखते हैं, अगर बच्चा बीमार हो जाता है इंक्यूबेटर उसमें रख लेते हैं। आपने ICU वगैरह में काफ़ी देखा होगा, हॉस्पिटल्स की एक प्रोडक्ट है। इन्होंने 3 करोड़ रुपया मांगे 15% के लिए, जिससे इनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 20 करोड़ रुपया। और ये अपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो इनक्यूबेटर है इनका, वो सारा इन हाउस बना रहे हैं और सारा जो है खुद बना रहे हैं। पाकिस्तान से रॉ मटेरियल सोर्स करके वहाँ पे बना रहे हैं। सिर्फ जो सेमी कंडक्टर है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनते, वो इम्पोर्ट करते हैं। इनकी स्टोरी जो थी वो ऑन पॉइंट थी। इनका अपना AI सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर कोई बच्चा रोता है तो वो मशीन उसको बता देती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, यानी कि वो उसके पेट में दर्द है या उसको कोई और प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये डिटेक्ट कर लिया कि बच्चा जो रोता है उसके डिफरेंट रोने के अंदाज़ों की वजह से डिफरेंट वजह होती है। तो ये उस वजह को फ़ौरन जो है वो जो ऑपरेटर है इंक्यूबेटर का उसको बता देते हैं। हो सकता है वो पेरेंट्स हों या हो सकता है वो हॉस्पिटल हो। हमारी आस्क इस वक्त 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है और इक्विटी 15%। की जो मशीन की कॉस्ट है वो 70 से 80 हज़ार रुपया है और इसकी जो प्राइस है मार्केट में ये लोग सेल कर रहे हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान सेल कर रहे हैं। इनके बकौल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और 400 यूनिट ये ऑलरेडी सेल कर चुके हैं डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट को, जब डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, डिफरेंट ट्रस्ट को। ये 400 यूनिट सेल कर चुके हैं और पिछले 6 महीने में 100 यूनिट सेल कर चुके हैं। इनके पास ड्रग अथॉरिटी का भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि ये FDA जो अमेरिका की और जो CE यूरोपियन जो इस किस्म की मेडिकल की या हॉस्पिटल की चीज़ों को रेगुलेट करती है उसका सर्टिफिकेशन ये ले दें। तो इन्होंने जो पैसे मांगे हैं उसमें इन्होंने कहा है कि हम 3 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, लेकिन उसमें से जो 80 लाख से 1 करोड़ रुपया वो हम सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हासिल करने के लिए या CE की जो सर्टिफिकेशन है वो लेंगे। फिर हम जो ड्रैप पाकिस्तान है उसके पास जाएंगे, फिर हमें वो ड्रैप की सर्टिफिकेशन देगा। जब ड्रैप सर्टिफिकेशन देगा तो फिर हम गवर्नमेंट को पिच कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो लाइफ सेविंग है, बच्चों को बचा सकती है, आप हमसे ख़रीदें। और गवर्नमेंट उनको टेंडर दे के लाखों मशीनें उनसे मंगवा लेगी। और 2024 में जो उन्होंने सेल किए वो 250 मशीनें पूरी तरह सेल की हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपये इन्होंने कमाया। इनका नेट प्रॉफिट 2024 का बनता है 1.2 करोड़ रुपीज़। अमेजिंग मशीन, अमेजिंग पिच, अमेजिंग आइडिया और मोस्ट प्रॉबली आप सबको भी पसंद आया होगा। इसीलिए 3 करोड़ के एवज शार्क्स ने इनको कहा कि आप 25% हमें दे दें। इनकी नेगोशिएशन स्किल भी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले शार्क्स ने कहा कि हम आपको 3 करोड़ रुपया देते हैं, 2 शार्क्स ने कहा, और आप हमें 25% दे दें, हम आपकी कंपनी को 12 करोड़ पे वैल्यू करते हैं। फिर एक और ऑफर इनके पास है कि हम सारे शार्क्स आते हैं, 3 करोड़ रुपये आपको देते हैं, 30% आप हमें दे दें। इन्होंने बहुत अच्छा नेगोशिएशन किया और इन्होंने उनको काउंटर ऑफर दी कि हम आपको 5% ईच शार्क को हम देंगे, यानी कि हम
3 करोड़ रुपया 25% पर आप सबको दे सकते हैं और अपनी जो वैल्यूएशन है वो 12 करोड़ के ऊपर रखेंगे। तो शार्क्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया। इसके बदले उन्होंने कहा कि हम आपके बोर्ड के ऊपर 2 जो सीट्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो हम लेंगे, ताकि हम थोड़ा रेगुलेशंस को देख सकें, गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि ये नई कंपनी है ना, तो थोड़ा शार्क्स ने भी कहा कि हम इसको फिक्स कर दें। गाइस अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इतनी पिचेस आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि आपको ये समझना होता है कि दुकानदारी और स्टार्टअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, उसकी डिमांड है, आप उसको सप्लाई करते हैं, जो कि आम नॉर्मल हालात में भी आप कर सकते हैं, तो वो दुकानदारी होती है, उसको आप स्टार्टअप नहीं कह सकते। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा पकोड़े समोसे बेचना शुरू कर दे और उसको स्टार्टअप कहे। तो जो स्टार्टअप है उसको नटशेल में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, वो आपके साथ अपनी भी हो सकती है या माशरे में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, आप उसको सॉल्व करते हैं। अब हो सकता है उसकी सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल हो या सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, कोई भी मीडियम टेक्नोलॉजी या सर्विस यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और आपको ये देखना होता है कि ये जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितने लोगों को ये सोल्यूशन चाहिए, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है और मैं कितनी बड़ी आबादी का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप बैक करके ग्लोबल व्यू में देखें कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम बाहर दुबई वगैरह में भी है। अगर मैं ये यहाँ पर सक्सेस हासिल कर लेता हूँ तो मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ी सी चेंज करके दुबई, अमेरिका, यूरोप में भी बेच सकता हूँ। और अगर मैं इनफ नंबर ऑफ पीपल को ये चीज़ बेच दूँ तो मैं इससे एक अच्छा बिजनेस बना सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सोल्यूशन के लिए आपके पास पैसे भी हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्टार्टअप जो है, अक्सर स्टार्टअप बहुत थोड़ी अमाउंट से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद आप अपना रेवेन्यू मॉडल और सारी चीज़ें, इक्विटी वगैरह को आप देखते हैं, जिसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ की, ये इक्विटी क्या होती है, एंजल फंडिंग्स क्या होती हैं, या ये डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, या आप कैसे अपनी कंपनी को फंड कर सकते हो जब आपके पास पैसे नहीं होते, या आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में टेस्ट कर सकते हो बगैर पैसों के। तो ये तमाम चीज़ें हम जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसका सोल्यूशन। अभी तक जो स्टार्टिंग पाकिस्तान में स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो वो कोई इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, बट इट्स अ फर्स्ट स्टेप, तो इसलिए हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इन रिव्यूज़ का मकसद भी है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें पाकिस्तान में कि आप एक बिजनेस बना सकते हैं। जाहिर है आज वो चीज़ें नहीं आ रही जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, लेकिन इस एपिसोड में जो इनक्यूबेटर इन्होंने बनाया वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर था और एक ग्लोबल प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जितने भी स्टार्टअप आप देख रहे हैं शार्क टैंक में आ रहे हैं, उनमें आपको 100 एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, 2-4 को फाउंडर मिलेंगे। ये जो इनक्यूबेटर थे इसमें 4 को फाउंडर थे, 25% की इक्विटी थी। इससे पहले जो अर्शद चाय वाला आया था उसमें वो 2 50% के थे। इसी तरह जो वो खातून आई थी या डॉक्टर साहब आई थी, तो इनका अपना ही सारा चल रहा है, मतलब इनके ऊपर ना कोई एंजल इन्वेस्टर है, ना इसमें इक्विटी स्प्लिट्स हैं। और आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा कि किस टाइम पर किससे कितने पैसे लेने चाहिए और इसका आपके स्टार्टअप पर इम्पैक्ट क्या आएगा। क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सीजन एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने कई दर्जन किस्म की इन्होंने बिजनेसेस में पैसा लगाया हुआ है, कई बिजनेसेस को इन्होंने एग्जिट करवाया हुआ है और अपना पैसा बनाया हुआ है। तभी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इनके जेब में पैसा है, और वो पैसा ऐसे ही बनता है लोगों से खरीद के। ये तो फिर कुछ अच्छे हैं। अगर आप शार्क टैंक ग्लोबल को देखें, ड्रैगन डेन देखें, या आप ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक देखें, इवन इंडिया का देखें, वो तो फाउंडर को रिप करते हैं, उससे जो जितनी ज़्यादा इक्विटी वो होती है वो ख़रीद लेते हैं। एक बात यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने जल्दी ग्रो करना है तो आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत बड़ी गेम खेलनी है और बहुत दूर तक अपने स्टार्टअप को लेके जाना है, अपनी कंपनी को लेके जाना है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने हैं या मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने, तो आपको अपने साथ लोगों को ऐड करना पड़ेगा, आपको को फाउंडर्स लाने पड़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मार्केटिंग का बंदा ले आए, उसको कहें कि मैं आपको 5% 10% इक्विटी दूंगा, आप 1 साल के लिए हमारे साथ काम करो। हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारा इन्वेस्टमेंट आएगी या एग्जिट होगा तो हम आपको इतनी अमाउंट के बदले आपके इतने % हम दे सकते हैं। दिस इज़ द वे। इसके ऊपर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपको वो जो बंदा पैसा दे रहे हैं वो आपके स्टार्टअप में, आपकी कंपनी में वैल्यू क्या ऐड कर रहा है। आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि शार्क टैंक पाकिस्तान में 3 VCs बैठे हुए हैं और VCs के पास इतना टाइम नहीं होता वो कंपनीज में जा के देखें कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने दर्जनों किस्म के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें पैसे लगाए हुए, तो वो किस किस के पास जाएगा। 10 स्टार्टअप हो चुके हैं शार्क टैंक में, किसी ने एक सवाल भी नहीं पूछा
कि व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू ऐड इनटू माय कंपनी, कि आपके आने की वजह से मेरी कंपनी को क्या फ़ायदा होगा सिवाय पैसों के। पैसे तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जब आप सेल्स करेंगे, जब आप पैसे बनाएंगे, स्लोली भी ग्रो करेंगे, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बंदा आ रहा है, क्या आपको सिर्फ उससे पैसे चाहिए या आपको उससे कोई हेल्प भी चाहिए? कि वो बंदा आता है जिसके 300 स्टोर्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट अपने 300 स्टोर्स में रखता है तो आराम से आपका करोड़ों का माल निकल जाता है। या जो वीसी आ रहे हैं उनका क्या वैल्यू एडिशन है, या ये जो रोमाना डाटा आ रही है इनका यूरोपियन मार्केट या यूके के मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो ये आपको वहाँ पर क्या हेल्प करेंगी? टीम बिल्डिंग करेंगी, आपकी गवर्नेंस को ठीक करेंगी? तो ये सवाल कोई भी नहीं कर रहा। सब लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पैसे दो और हम चले जाते हैं। तो दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग कि लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि पैसा ही नहीं लेना होता। क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं 3, 4, 5 शार्क्स और टोटल जितने भी शार्क्स हैं, ये जब आपको पैसा देंगे, इन्होंने ये पैसा आपसे 5 to 6 टाइम या इवन 10 टाइम्स आपसे पूरा करना है। इसमें होगा क्या? ये जब आप आते हैं अपनी 30% की कंपनीज इनको दे के चले जाते हैं, इन्होंने क्या करना है, जब आपको कंपनी एक ऐसे स्टेज पर आएगी जब आपको मज़ीद पैसे चाहिए होंगे, फिर ये आपको कहेंगे कि डाइल्यूट मोर, और आपको कहेंगे कि मज़ीद इक्विटी दो, और अपनी इक्विटी को ये नहीं हिलाएंगे। तो आपको कहेंगे कि आप अपनी 20% इक्विटी बेच दो। एक बंदा है जिसकी ऑलरेडी 70% इक्विटी है, वो 20% इक्विटी बेचता है तो उसकी 50% रह जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इलॉन मस्क का पेपाल को देखना चाहिए। पेपाल जब उसने बेचा था, उसको उस कंपनी से निकाला गया था, उसने कंपनी बनाई थी और उसको उसी की कंपनी से निकाल दिया। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। स्टार्टअप की दुनिया में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जो फाउंडर्स होते हैं, अक्सर फाउंडर्स अपनी कंपनियों से हाथ धो लेते हैं क्योंकि वो अपनी इक्विटी इतनी डाइल्यूट कर चुके होते हैं अर्ली स्टेजेस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इलॉन मस्क ने गलती की है, लेकिन इलॉन मस्क को पेपाल से निकाला गया था। उसकी $180 मिलियन की जो उसको पैसे मिले थे, वो लेकर उसने डिफरेंट कंपनीज बनाई क्योंकि वो एक जीनियस था। लेकिन हर बंदा ऐसा जीनियस नहीं होता, उसकी कंपनी डूब जाएगी। और इसके ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप मैकडोनल्ड की मिसाल देख सकते हैं। जिन लोगों ने मैकडोनल्ड्स बनाया था वो लोग कोई और थे और दूसरी कॉरपोरेशंस ने आके उनसे वो कंपनी ले ली थी। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि जब आपने इक्विटी डाइल्यूट करनी है, उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये लोग कहेंगे कि आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करो, और एक दफ़ा आपकी इक्विटी 50% से नीचे चली जाती है तो आपका बोर्ड के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर ये जो लोग हैं ये आपस में मिल के आपको किक आउट कर देंगे कंपनी से। और बोर्ड के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करें, गवर्नेंस को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने की कोशिश करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वोटिंग होती है हर साल और आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, स्क्रिप्टिंग हो रही है, वीडियो साथ साथ बनेगी इंशाल्लाह। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे और अपना जो थोड़ा बहुत हमारा नॉलेज है, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे और चीज़ों को आसान बनाएंगे ताकि ये जो कल्चर और ये वेव आई हुई है स्टार्टअप की, ये अच्छी तरीके से चल सके और कुछ लोगों को इसमें से फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।